हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे की मदद से कैसे करें उसका प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि क्यू के दो ऑपरेशन होते हैं और अगर वो दोनों ऑपरेशन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहे तो हमें दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से क्यू का सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पे लिखे तो पहले फंक्शन का नाम है क्यू इंसर्ट और जिसके अंदर हमें 5 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है क्यू इटसेल्फ जो कि एक एरे है क्योंकि हमें उसको एरे की मदद से इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद हमें दो पॉइंटर वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि है इंटीजर स्टार एफ और इंटीजर स्टार आर। उसके साथ साथ हमें एक वेरिएबल एन की जरूरत पड़ेगी और एक वेरिएबल एक्स की जरूरत पड़ेगी। अभी क्यू के पहले स्टेप के अंदर हमें चेक करना है कि अगर आर की वैल्यू एन की वैल्यू से ज्यादा है तो हमें सिंपली एक मैसेज दे देना है और उस मैसेज के अंदर हमें लिखना है कि क्यू ओवरफ्लो एंड उसके बाद हमें वहां से रिटर्न हो जाना है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें आर की वैल्यू के अंदर एक बढ़ा देना है, यानी कि आर इज इक्वल्स टू आर प्लस वन। उसके बाद क्यू ऑफ आर के अंदर हमें जो भी एक्स हमने पास किया है उसको रखना है एंड उसके बाद हमें चेक करना है कि एफ की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हमें 1 से रिप्लेस करना है एंड उसके बाद हमें वहां से रिटर्न हो जाना है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल को रिटर्न कर रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये रिटर्न स्टेटमेंट अगर हम ना लिखे तो भी चलेगा एंड जब भी हम सिर्फ कंट्रोल को रिटर्न करते हैं उस वक्त हमें फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे वॉइड लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जब हमारी क्यू एम्प्टी होती है उस वक्त हमारा आर और एफ की वैल्यू 0 होती है एंड हम फर्स्ट नंबर की पोजीशन से वैल्यू को पुट अप करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हम इसी चीज को एरे की मदद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एरे का सबसे पहला एलिमेंट 0 नंबर की पोजीशन पे स्टोर होता है, यानी कि हमें आर और एफ की वैल्यू उससे एक कम यानी कि -1 रखनी पड़ेगी। अभी पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि क्यू की अंदर हम वैल्यू को 1 से लेके n पोजीशन तक इंसर्ट करते हैं, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें एरे की मदद से जब क्यू को इंप्लीमेंट करना है तो हमें 0 से लेके n-1 तक जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो हमने कंडीशन रखी है कि जब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है उसको हमें n-1 करना पड़ेगा। एज वेल एज सबसे पहला एलिमेंट इंसर्ट होता है उस वक्त हमें f की वैल्यू को भी सेट करना पड़ता है, यानी f की वैल्यू हम 0 चेक करते हैं एल्गोरिथम के अंदर उसको हम यहाँ पे -1 चेक करेंगे और जब f की वैल्यू -1 होती है तो हम उसको 1 की जगह पे 0 सेट करेंगे। यानी अब हमारा क्यू इंसर्ट का एल्गोरिथम यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद हम क्यू डिलीट के एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना चाहे तो हमारे एल्गोरिथम का नाम होगा क्यू डिलीट, जिसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं और वो 3 पैरामीटर की वैल्यू है इंटीजर क्यू, दो पॉइंटर वेरिएबल यानी इंटीजर एफ और इंटीजर आर। क्यू डिलीट के एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप था कि अगर एफ की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो तो हमें सिंपली एक मैसेज देना है और उस मैसेज के अंदर हम लिखते हैं कि क्यू अंडरफ्लो एंड वहां से हम 0 को रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम कोई एक वेरिएबल लेके y जिसके अंदर क्यू ऑफ एफ की वैल्यू को स्टोर करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि अगर एफ की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम है तो हमें एफ की वैल्यू एज वेल एज आर की वैल्यू को 0 करना है, अदरवाइज हमें एफ की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करना है एंड उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप था कि हमें जो भी y की वैल्यू मिलती है उसको रिटर्न करना है। अभी y की वैल्यू और कुछ नहीं है लेकिन q के अंदर से ली गई हुई वैल्यू है और q हमारी इंटीजर टाइप की है। उसके साथ साथ यहाँ पे हम एक और चीज रिटर्न करते हैं 0 जो भी एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे हमें इंटीजर लिखना पड़ेगा। उसके अलावा अभी हमने देखा कि क्यू को अगर हम एरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं
उस वक्त हमें f की इनिशियल वैल्यू -1 लेनी पड़ती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें वही चेक करना है कि अगर f की वैल्यू -1 या उससे छोटी है तो हम q अंडरफ्लो का मैसेज देंगे एंड वहां से हम -1 को रिटर्न कर देंगे। उसके साथ साथ जब f और r की वैल्यू सेम है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब q के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं उस वक्त भी हमें f और r की वैल्यू को -1 कर देना है। यानी कि अब हमारा क्यू डिलीट का एल्गोरिदम भी यहाँ पे बन चुका है। अभी जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें जरूरी होती है: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे कर दिया है, तो अभी हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करें तो फंक्शन का नाम हम रखेंगे क्यू इंसर्ट, और जिसके अंदर हमने 5 पैरामीटर पास किए थे, जिसमें से पहला पैरामीटर एरे था, दूसरा पैरामीटर पॉइंटर था, तीसरा पैरामीटर पॉइंटर था, तीसरा और चौथा वेरिएबल नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। सेम वे क्यू डिलीट का डिक्लेरेशन हम करें तो उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर थी, जिसका नाम हमने क्यू डिलीट रखा था, और उसके अंदर 3 पैरामीटर थे, जिसमें पहला पैरामीटर एरे था, दूसरा पैरामीटर पॉइंटर था और तीसरा पैरामीटर भी पॉइंटर। यानी अब दोनों फंक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका है। अभी फंक्शन की कॉलिंग हम मेन के अंदर से करते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, लेट्स से क्यू इंसर्ट, जिसके अंदर हमें एक एरे पास करना है जो कि है क्यू, उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि हम कोई नॉर्मल वेरिएबल ले तो उसका एड्रेस, तो लेट्स से हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ f पास करते हैं, एड्रेस ऑफ r पास करते हैं, उसके बाद n पास करते हैं एंड उसके बाद x पास करते हैं। उसके साथ साथ हम क्यू डिलीट का कॉलिंग करें तो उसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करना है: क्यू, एड्रेस ऑफ f एंड एड्रेस ऑफ r, क्योंकि यहाँ पे भी f एंड r पॉइंटर वेरिएबल है। अभी क्यू डिलीट का फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी रिटर्न हुई वैल्यू है उसको स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से y। यानी अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों कॉलिंग के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं वो सारे वेरिएबल को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीजर क्यू ऑफ 5, उसके बाद f, उसके बाद r, और दोनों की इनिशियल वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी। उसके साथ n जो कि हमारी क्यू की साइज है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से 5, उसके बाद x एंड उसके बाद y। उसके बाद हम clr scr स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिखते हैं। अभी क्यू के दोनों ऑपरेशन हम यूजर की डिमांड के ऊपर करें, यानी कि यूजर जो ऑपरेशन करना चाहता है उसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम बिहेव करना चाहिए। और जब भी हमें कोई चॉइस वाला प्रोग्राम बनाना होता है तब हमें एक ही चीज ध्यान में आती है, वो है स्विच केस। तो हम यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लिख देते हैं, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक पैरामीटर डालते हैं, लेट्स से चॉइस। सेम चीज हम यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स से चॉइस, एंड फिर हम उसके अंदर केस 1 जब एग्जीक्यूट करना चाहे तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं। सेम वे केस 2 जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त हमें क्यू डिलीट ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके साथ साथ हम एक डिफॉल्ट केस भी लिखते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम सिंपली एक मैसेज दे देते हैं, और उस मैसेज के अंदर लिखते हैं इनवैलिड चॉइस। अभी ये जो पूरा स्विच केस है, उस पूरे स्विच केस को हम एक इनफाइनाइट लूप के अंदर लिख देते हैं, यानी कि while लूप एक लिखते हैं जो कि इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन टेक्निकली हम देखना चाहे तो कोई भी चीज इनफाइनाइट टाइम हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी होती है, यानी हमें इस while लूप को कोई एक ऐसा केस होना चाहिए जहां पे हमें स्टॉप कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और केस लेते हैं, लेट्स से केस 3, और उसके अंदर हम सिंपली लिख देते हैं कि एग्जिट 0, यानी ये एग्जिट 0 हमारे while लूप का एज वेल एज प्रोग्राम का टर्मिनेशन कर देगा। उसके अलावा हम स्विच केस के ऊपर चॉइस की जो भी वैल्यू है उसको यूजर के पास से रीड करवा देते हैं, जिसके लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं एंटर 1 फॉर इंसर्ट ऑपरेशन, 2
फॉर डिलीट ऑपरेशन, 3 फॉर एग्जिट ऑपरेशन। एंड उसके बाद हम यूजर को पूछते हैं कि एंटर योर चॉइस। उसके बाद हम स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से चॉइस की वैल्यू को लेते हैं, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ चॉइस। अभी क्यू इंसर्ट के वक्त जो हम x पास करते हैं उसकी वैल्यू भी हमें यूजर के पास से लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं कि एक printf स्टेटमेंट, और उस printf स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि एंटर अ वैल्यू टू बी इंसर्टेड, और उसके बाद एक scanf स्टेटमेंट, और उस scanf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि %d एड्रेस ऑफ x। उसके साथ साथ क्यू डिलीट फंक्शन हमें जो भी वैल्यू रिटर्न करता है उसको भी हम यहाँ पे printf स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स से डिलीटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू %d, और %d की वैल्यू हम y से रिप्लेस करेंगे। अभी ये सारे ऑपरेशंस हमारे जो हो रहे हैं, उसके बाद हमारे क्यू के सारे एलिमेंट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। तो हम स्विच केस के बाहर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं और उसको वहां से कॉल करते हैं, जिसके अंदर हम Q को, F को एज वेल एज R को पास करते हैं। यानी हमें इस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए लिखते हैं कि void display, और जिसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे कि इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर, जिसमें सबसे पहला इंटीजर एरे था और बाकी दो नॉर्मल वेरिएबल। यानी अभी हमें डिस्प्ले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि void display, जिसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं, इंटीजर q, इंटीजर f और इंटीजर r। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने f और r की वैल्यू कॉल बाय वैल्यू के तौर पे ली है, जबकि आगे वाले दोनों फंक्शन के अंदर हमने कॉल बाय रेफरेंस के तौर पे ली थी, क्योंकि उस वक्त हमें f और r की दोनों की वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना है, f और r की वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है। तो इसीलिए हमने कॉल बाय वैल्यू के तौर पे ली, जहां पे हम एक printf स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि q एलिमेंट्स, और उसके बाद हम एक फॉर लूप लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं कि जब i की वैल्यू f के बराबर हो तभी से लेके i की वैल्यू r के बराबर ना हो तब तक के जितने भी सारे वेरिएबल्स है उसको हमें प्रिंट करवाना है। और उसके अंदर हम सिंपली एक printf स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं %5d, और जो भी हमारी q ऑफ i की वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। अभी जब हमारी q एम्प्टी होती है उस वक्त f और r दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फॉर लूप भी एक बार एग्जीक्यूट तो जरूर होगा, तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर f की वैल्यू -1 नहीं है, क्योंकि जब भी हमारी क्यू एम्प्टी होती है उस वक्त f की वैल्यू -1 होती है, तब हमें ये लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना है, अदरवाइज हमें इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। अभी फॉर लूप के अंदर जो हमने i नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर। उसके साथ साथ केस 3 के अंदर हमने exit 0 नाम का एक फंक्शन यूज किया है, और वो exit 0 नाम का फंक्शन stdlib हेडर फाइल के अंदर बिलोंग करता है, तो हमें हेडर फाइल stdlib को भी ऐड करना पड़ेगा। यानी अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो हम एक बार प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें एक वार्निंग मिल रही है, और वो वार्निंग के अंदर हम देखें तो हमें मिल रहा है कि अनरीचेबल कोड, यानी अगर हम ये गेट ch को यहाँ से हटा भी दे तो हमारे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे exit 0 फंक्शन का यूज किया है, और जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे तब तक हमारा गेट ch, तब तक हम while लूप के बाहर नहीं आएंगे, और जब तक हम while लूप के बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा गेट ch फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी while लूप के बाहर आने का एक ही तरीका है, जो कि एग्जिट, यानी कि जब भी हम एग्जिट लिखते हैं तो हम while लूप के साथ साथ प्रोग्राम से भी बाहर निकल जाते हैं, यानी गेट ch को एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमें अनरीचेबल कोड का वार्निंग मिल रहा था, तो उसको हमने यहाँ पे सिंपली कमेंट पे डाल दिया। तो फिर से एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, तो हमें कोई भी वार्निंग या एरर नहीं मिली, तो लेट्स से अभी उसको टेस्ट कर लेते हैं।
तो हमें सबसे पहले मिल रहा है कि एंटर 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिलीट एंड 3 फॉर एग्जिट। तो हम चॉइस के तौर पे 1 इंसर्ट करते हैं और वैल्यू के तौर पे 13 इंसर्ट करते हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि क्यू एलिमेंट्स 13। सबसे पहले क्यू हमारे एम्प्टी थी, अभी क्यू के अंदर एक एलिमेंट हमने डाला तो एक एलिमेंट हमें मिल रहा है। फिर से हम इंसर्ट वैल्यू करते हैं 23, तो अभी दो वैल्यूज आई। फिर से एक वैल्यू डालते हैं, लेट्स से 33, तो एक और वैल्यू हमें मिली क्यू एलिमेंट्स के अंदर। फिर से हम इंसर्ट करते हैं, अभी 43 इंसर्ट करते हैं, तो हमें 4 वैल्यूज मिली। फिर से एक बार वैल्यू इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 53, तो हमें एक और वैल्यू मिली। अभी फिर से एक बार हम इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं और उस वक्त हम वैल्यू डालते हैं 63, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिला कि क्यू ओवरफ्लो, क्योंकि हमारी क्यू की साइज 5 है और हमने 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं, तो इसी वजह से हमें क्यू ओवरफ्लो का मैसेज मिला। नाउ लेट्स से हम इसमें से कुछ वैल्यूज डिलीट करते हैं, लेट्स से 2, तो हमें जो सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट की थी 13 वही डिलीट होके मिली, यानी अभी क्यू के अंदर 4 एलिमेंट्स बाकी बच गए, तो वो 4 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। फिर से एक बार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो 23 डिलीट हो गया, अभी 33, 43 एंड 53 हमें क्यू एलिमेंट्स के अंदर मिल जाए। नाउ लेट्स से हम फिर से एक बार इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं 63, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिला क्यू ओवरफ्लो, जो कि गलत है, क्योंकि क्यू के अंदर अभी भी 2 स्लॉट्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूज इंसर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सही। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यही हमारे क्यू की लिमिटेशन है, और इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे। अभी फिर से हम डिलीट ऑपरेशन करते हैं, लेट्स से 33 डिलीट हुआ, उसके बाद 43 डिलीट हुआ, उसके बाद 53 डिलीट हुआ, यानी कि अब हमारे क्यू एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं है। अभी फिर से हम डिलीट करने का ट्राई करते हैं, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिला क्यू अंडरफ्लो और डिलीटेड वैल्यू के तौर पे -1, क्योंकि हमने वहां से -1 को रिटर्न करवाया था और क्यू एलिमेंट्स के तौर पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो भी क्यू इंप्लीमेंट की है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, उसके लिए हम 3 चॉइस के तौर पे डालते हैं, तो हम प्रोग्राम से एग्जिट होके बाहर निकल गए। अभी यहाँ पे जो हमने क्यू इंप्लीमेंट की है वो सिर्फ 5 साइज के एरे के ऊपर ही वर्क करेगी। अगर वही चीज हमें 50 साइज के लिए करनी हो तो हम सिंपली यहाँ पे साइज यानी कि n को डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से n इज इक्वल्स टू 50, एंड फिर यहाँ पे हम q ऑफ 5 की जगह पे q ऑफ n पास कर देते हैं, और ये जो n हमने यहाँ पे लिया है उसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, यानी क्यू इंसर्ट के अंदर जो n पास किया है उसकी जगह पे हमें कैपिटल N पास करना पड़ेगा। अभी ये जो कैपिटल N हमने यहाँ पे पास किया है वो ऊपर हमने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, यानी कि अगर हम ये n पास नहीं करते हैं तो भी हम क्यू इंसर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सर्टेन चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम n को रखते हैं क्योंकि हम एल्गोरिदम और प्रोग्राम को सिमिलर पोजीशन से देखना चाहते हैं। यानी अब हम ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ एक जगह ऊपर चेंज करने से हम किसी भी साइज के एरे को एज ए क्यू के तौर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर एरे की मदद से क्यू कैसे इंप्लीमेंट करी जाती है वो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी हमने देखा कि जो क्यू की लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए हम सर्कुलर क्यू देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।